हेलो, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बीएसटी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 1 से लेकर 18 तक हैं और कुल 30 क्वेश्चन पहले सेट में शॉर्ट टाइप दिए गए हैं, जिसमें मैं इसमें 1 से 18 तक बताने जा रहा हूँ। अब 19 से 30 तक मैं इसके पार्ट बी में लाऊंगा। अब मैं देखता हूँ इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय हैं, जिनमें किन्हीं 15 का आपको आंसर देना है। मैं टोटल 30 बताऊंगा, इसमें से आपको 15 मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाने चाहिए। देखते हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का है, 2 मार्क का है, तो हमें यह ध्यानपूर्वक देखना है। और छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो वह याद हो जाएगा आप लोगों को। देखते हैं इसमें क्या दिया है। प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है प्रबंध के 2 कार्य, यहाँ दिए हुए हैं प्रबंध के 2 कार्य। तो देखते हैं हमारा पहला कार्य जो है वह नियोजन है और दूसरा नियुक्तिकरण है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का क्या होता है? प्रथम कार्य होता है। आप नियुक्तिकरण के जगह पर संगठन भी दे सकते हैं। नियोजन के बाद संगठन होता है, नियोजन के बाद क्या होता है? संगठन होता है। तो यहाँ पर आप संगठन भी लिख सकते हैं या नियुक्तिकरण। कोई 2 कार्य आपसे पूछा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्य है। व्यावसायिक संस्था लक्ष्यों की प्राप्ति से पहले कार्य निर्धारण करना कि क्या करना, कब करना, कैसे करना, नियोजन कहलाता है। अगर मान लीजिए आपको यह पूछ दिया नियोजन किसे कहते हैं, अगर यह हमसे यह क्वेश्चन कर दे नियोजन किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? तो यह नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण के जगह यह दे देंगे प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है। क्या है? प्राथमिक कार्य है या प्रथम कार्य है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। अब व्यावसायिक संस्था लिखा हुआ है, व्यावसायिक संस्था लक्ष्यों की प्राप्ति करने के पहले से ही कार्य निर्धारण करना कि क्या करना है, कब करना, किसे कैसे नियोजन कहलाता है। नियुक्तिकरण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत व्यक्तियों से पदों को भरा जाता है। नियुक्तिकरण किसे कहते हैं? तो इसमें व्यक्तियों से पदों को भरा जाता है ताकि कार्यों का निष्पादन किया जा सके। अगला है नियोजन की 2 सीमाएं, 2 विशेषताएं क्या है? नियोजन की 2 विशेषताएं क्या है? पहला निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को पाना और दूसरा पूर्वानुमान लगाना। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा है? नियोजन की 2 विशेषता कौन कौन सा है? तो नियोजन का कार्य निर्धारण लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन क्यों किया जाता है? तो वहाँ पर जो निर्धारित लक्ष्य है ना, उस उद्देश्य को जो पूरा करना है ना, तो इसी के लिए नियोजन किया जाता है। अतः प्रत्येक नियोजक इस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप अपनी योजना। नियोजन का उद्देश्य यदि ये देखा जाए, विशेषता अगर देखा जाए, तो नियोजन किया क्यों जाता है? तो जो उद्देश्य रखा जाता है ना, जो लक्ष्य रखा जाता है ना, उस लक्ष्य को पाना ही उसका यह कार्य होता है। दूसरा पूर्वानुमान लगाना। आप देखिएगा नियोजन करने से पहले वह पूर्वानुमान लगाने के लिए जाता है। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लक्ष्य भविष्य के बारे में देखना अथवा पूर्वानुमान लगाना है। फ्योल के अनुसार नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान को, चाहे वह अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट संश्लेषण होता है। वो फ्योल क्या बता रहे हैं? जो नियोजन क्या होना चाहिए, जो पूर्वानुमान का, चाहे वो अल्पकाल हो, आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं, आने वाले समयों का, भविष्यों का पहले से अनुमान लगा लेते हैं, और वो अल्पकाल का हो या दीर्घकाल का हो या विशिष्ट, सामान्य हो, विशिष्ट हो, इन सभी चीज़ों का संश्लेषण होता है। इसके लिए उन्हें 1 वर्षीय और 10 वर्षीय पूर्वानुमान की सिफारिश की कि चीनी कहावत के अनुसार अपनी वार्षिक योजनाएं बसंत के मौसम में तैयार कीजिए और दैनिक योजनाएं प्रातःकाल उठते ही तैयार कीजिए। तो यहाँ पर यह कहा जाता है जब प्रत्येक दिन जो आप सुबह में उठते हैं ना, तो उस दिन जो आप पूरे दिन का आप अपना निर्धारण कर लीजिए। पूर्वानुमान में मतलब क्या होता है? सुबह में उठे,
क्या किए, सुबह में हम लोग सुबह सुबह उठे। अब उस दिन आपको क्या करना है या पहले सोच लीजिए जी सुबह में हमको क्या करना है। इसी तरह से अगर कोई आप बिजनेस करते हैं ना तो आप उसमें, या कोई वर्ष आता है ना तो एक बसंत का मौसम आता है, तो उस बसंत में ही आप इस चीज़ को तैयार कर लीजिए कि इस वर्ष हमको क्या करना है। उसी तरह से अगर हम लोग किसी बिजनेस को करते हैं तो एक वर्ष कौन के है, आप 10 वर्ष का जो है पूर्वानुमान लगा कर रख लीजिए जो आगामी 10 वर्षों में, एक वर्षों में क्या करना है, तो यही पूर्वानुमान लगाना होता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अधिकार किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है अधिकार से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिकार से क्या तात्पर्य है। अब आते हैं अधिकार से तात्पर्य। तो क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी व्यापारिक संस्था या फर्म या कंपनी के प्रबंधक, आंसर उसका क्या दिया, अधिकार का क्या आंसर दिया, किसी भी व्यापारिक संस्था, फर्म या कंपनी के प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य की जिम्मेदारी देता है। अब यहाँ क्या लिखा, किसी भी व्यापारिक संस्था, फर्म या कंपनी के प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य की जिम्मेदारी देता है, तो उसे अधिकार कहा जाता है। अधिकार मिलने से ही अधीनस्थ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। वास्तव में औद्योगिक युग में कोई भी व्यक्ति न तो सभी कार्य स्वयं कर सकता है और न ही सभी निर्णय स्वयं ले सकता है, अतः वह कुछ कार्य दूसरों को सौंप देता है। इस प्रकार अपने कार्यभार कुछ भाग दूसरे व्यक्तियों को सौंपना ही भारार्पण या अधिकार कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है, यदि आप कोई काम करते हैं ना और आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो सारे कार्यों को कोई भी प्रबंधक स्वयं नहीं करता है। यहाँ पर प्रबंधक मतलब मैनेजर को कार्य करना होता है, चाहे वो संस्था हो, फर्म हो, कंपनी हो। प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य की जिम्मेदारी देता है, लेकिन कब, जब बिजनेस का आकार बड़ा हो जाए, जब उस प्रबंधक को लगे जब हम अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब वह क्या करता है तो अपना कुछ कार्य अपने निचले वाले कर्मचारियों को सौंप देता है और उसके साथ साथ उसे यह अधिकार देता है उस कार्य को करने का। तो अधिकार मिलने से ही अधीनस्थ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का, तभी वह जो उसका अधीनस्थ होगा, अधीनस्थ मतलब उसके ठीक नीचे का कर्मचारी जो काम करने वाला है, वो अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए। चूँकि कर्तव्य करने के लिए जाएगा लेकिन उसके पास अधिकार नहीं रहेगा तो वह कार्य वह नहीं कर सकता है। अधिकार समझ गए, किसी भी व्यापारी संस्था, फर्म या कंपनी के प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य की जिम्मेदारी देता है और उसे कार्य देता क्या है, कौन सा कार्य देता है उसे, तो हम लोग उसको जाने, वो कार्य देता है प्रबंध संबंधी। कौन कार्य देता है, प्रबंध संबंधी कार्य देता है। प्रबंध संबंधी कार्य को करने के लिए उसे वो सौंप देता है, जिम्मेदारी देता है, तो इसे अधिकार कहा जाता है। अधिकार मिलने से अधीनस्थ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करते हैं। वास्तव में औद्योगिक युग में कोई भी व्यक्ति न तो सभी कार्य स्वयं कर सकता है और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना सारा कार्य स्वयं कर सकता है। यदि उसके पास कार्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वह कार्य स्वयं न करके वह कार्य दूसरों से लेना चाहता है, तो ऐसे परिस्थिति में दूसरों का सपोर्ट लेना चाहता है। ऐसे परिस्थिति में उसे कार्य को सौंपना पड़ेगा और इस प्रकार कार्य का कुछ भाग दूसरे को जो सौंपना ही वह भारार्पण कहलाता है या अधिकार कहलाता है। तो आप लोग देखिए अगले क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला लाइन, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है प्रबंध संबंधी शक्ति प्राप्त ही अधिकार कहलाता है। अगर आपको मैनेजमेंट करने का यदि शक्ति मिल गया ना तो वही हमारा अधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 2 चरण कौन कौन से हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 2 चरण हैं, पहला भर्ती और दूसरा प्रशिक्षण। पहला क्या है, भर्ती और प्रशिक्षण। चूँकि 2 ही पूछ रहा है तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 2 चरण जो हैं, पहले भर्ती कीजिए, फिर चयन कीजिए, है ना, आप फिर प्रशिक्षण दीजिए। तो इस तरह से भर्ती और प्रशिक्षण नियुक्तिकरण के प्रक्रिया के 2 चरण कौन है, भर्ती और प्रशिक्षण। अभिप्रेरणा की 2 विशेषता बताइए। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, तो इसका विशेषता पूछ रहे हैं। तो अभिप्रेरणा में क्या होता है, जब किसी कर्मचारियों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा भीतर से जागृत होती है, उसकी विशेषता पूछ रहे हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो
प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने कार्य को करने का मतलब अपना वो सिलेबस याद करना, उसका जो रूटीन है उस एग्ज़ाम की तैयारी करना, सुबह सुबह उठना, ये सब उसको एक्स्ट्रा इफोर्ट मिलता है अगर वह इसका दिमाग है कि नहीं हमको पढ़ के एग्ज़ाम जाना है। तो इसे ही हम लोग अभी प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के अंतर्गत चालक का भी समावेश हो जाता है। प्रेरणा के अंतर्गत क्या हो जाता है, चालक का भी समावेश हो जाता है। तभी प्रेरणा की यह 2 विशेषता है। संदेशवाहन की 2 बाधा निम्नलिखित है। संदेशवाहन की कोई 2 बाधाओं का नाम लिखे तो 2 बाधाएं निम्नलिखित है। पहला अर्थ संबंधी बाधा, दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधा है। संदेशवाहन की 2 बाधाएं, अर्थ संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा। अर्थ संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, अर्थ संबंधी बाधा और मनोवैज्ञानिक बाधा यहाँ पर दिया गया। जो क्या नाम है, संदेशवाहन की 2 बाधा क्या दिया, अर्थ संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा। अब संदेशों को गलत व्याख्या, भिन्न अर्थों वाले शब्दों या चिन्हों का प्रयोग, त्रुटिपूर्ण अनुवाद, अस्पष्ट मान्यता, अर्थहीन तकनीक, शारीरिक भाषा और संकेतों का प्रयोग। दिया गया अर्थ संबंधी बाधा में क्या दिया, संदेशों का गलत व्याख्या, भिन्न अर्थों वाले शब्दों या चिन्हों का प्रयोग, त्रुटिपूर्ण अनुवाद, अस्पष्ट मान्यता, अर्थहीन तकनीकी भाषा या शारीरिक भाषा व संकेतों का प्रयोग। मनोवैज्ञानिक बाधा में क्या दिया, समय से पूर्व आकलन, ध्यान की कमी, प्रसारण का हानि और कमजोर ठहराव, स्रोतों का विश्वसनीयता। इस तरह से हमारा अर्थ संबंधी बाधा हो गया। अब हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक बाधा हो गया। अब देखते हैं हम लोग कार्य बदली प्रशिक्षण क्या होता है। कार्य बदली प्रशिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। कार्य बदली प्रशिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य है एक रास्ता में कमी। कार्य बदली का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी प्रोफाइल में पुनरावृत्ति को कम करता है। यह कर्मचारी को विभिन्न स्थिति पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। यह नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए एक प्रेरक उपकरण है। उत्तराधिकार योजना कार्य बदली कर्मचारियों का एक पूल विकसित करता है जो संगठन के मौजूदा कामकाजी कर्मचारियों को बदल सकते हैं। यह आंतरिक उन्नति के माध्यम से संगठन को काम करने के लिए उच्च प्रोफाइल कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रतिस्थापन प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं कार्य बदली प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पहला एक रास्ता में कमी, दूसरा उत्तराधिकारी योजना। दिया कार्य बदली का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की नौकरी प्रोफाइल में पुनरावृत्ति को कम करना। कार्य बदली प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी प्रोफाइल में पुनरावृत्ति को कम करना। यह कर्मचारियों को विभिन्न स्थिति पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। यह नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रेरक उपकरण है। कार्य बदली प्रशिक्षण का एक पुल विकसित करता है जो संगठन के मौजूदा कामकाजी कर्मचारियों को बदल सकते हैं। यह आंतरिक प्रोन्नति के माध्यम से संगठन में काम करने वाले उच्च प्रोफाइल कर्मचारियों को एक तत्काल प्रतिस्थापन प्रदान करता है। कार्य बदली प्रशिक्षण का उद्देश्य पहला हो गया एक रास्ता में कमी और दूसरा उत्तराधिकार योजना और तीसरा यहाँ पर दिया गया है सही नौकरी पर सही कर्मचारी। तीसरा क्या दिया, कार्य बदली का उद्देश्य संगठन में सही नौकरी पर एक सही कर्मचारी को रखना, सही रिक्ति में सही कर्मचारी फिटिंग कार्य बदली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। अब पहले हम लोग इसको पॉइंट की तरह फिर सभी ऊर्ध्वाधर के संपर्कों में कार्य बदली प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों को इस बारे में संक्षिप्त विचार मिलता है कि संगठन में चार्ज कैसे करना है। यह संगठन के संचालन के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करते हैं और कर्मचारी को संगठन के परिणाम उनके योगदान के बारे में जागरूक करता है। तो इस तरह से हमारा 4 पॉइंट हो गया। एक रास्ता में कमी, उत्तराधिकारी योजना, सही नौकरी का सही कर्मचारी, सभी ऊर्ध्वाधरों के संपर्कों में कार्य बदली के कारण कर्मचारी को इस बारे में संक्षिप्त विचार मिलता है कि संगठन में चीज़ें कैसे काम करते हैं। यह संगठन के संचालन के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है और कर्मचारियों को संगठन के परिणाम उनके योगदान के बारे में जागरूक करता है। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके 4 पॉइंट हो गए, कार्य बदली प्रशिक्षण के 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब दिया गया अगला क्वेश्चन, नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, यह कथन किसने, यह बात सबसे पहले किसने कहा था। तो विंस लोम्बार्डी के द्वारा यह कहा गया था। नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, नेता जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते, यह कथन विंस लोम्बार्डी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, विंस लोम्बार्डी के द्वारा यह कथन सबसे पहले कहा गया था। अगला अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है। सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज। यहाँ पर नहीं होगा तो आप ये नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज, एस फॉर सिक्योरिटी, एक्स फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड ऑफ इंडिया, आई फॉर इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन अब है 10 नंबर। मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? अब मुद्रा बाजार वह केंद्र या बाजार है, मुद्रा बाजार वह केंद्र जिसमें मुद्रा एवं अल्पावधि वित्तीय अस्थियों को मुद्रा के रूप में दिया गया। मुद्रा बाजार क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार वह केंद्र या बाजार है जिसमें मुद्रा एवं अल्पावधि वित्तीय आस्तियाँ जो मुद्रा के निकट के प्रतिरूप हैं ली और दी जाती है। मुद्रा बाजार में मुद्रा विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, अल्पकालीन बिलों को मुद्रावत कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें। मुद्रा बाजार वह केंद्र या बाजार है जिसमें मुद्रा एवं अल्पावधि वित्तीय आस्तियाँ जो मुद्रा के निकट के प्रतिरूप हैं ली और दी जाती है। मुद्रा बाजार में विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, अल्पकालीन बिलों को मुद्रावत कहा जाता है। गौण बाजार की कोई दो विशेषताओं को बताइए। गौण बाजार की कोई दो विशेषता। गौण बाजार की दो विशेषता निम्नलिखित है। क्रय एवं विक्रय, स्वामित्व का हस्तांतरण। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों गौण बाजार में होता है। प्रतिभूतियों का तो कैसे? प्रतिभूतियों का तो पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का। अब है स्वामित्व का हस्तांतरण। विद्यमान प्रतिभूतियों का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है और जो उसके मालिक है ना वह उसका मालिकाना हक क्रेता को सौंप दिया जाता है। यह गौण बाजार की दो विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा है संगठन से क्या आशय है? संगठन से तात्पर्य योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से। संगठन किसे कहते हैं? तो आपने जो योजना बनाए ना उसके आधार पर जो आप लक्ष्य को पाने के लिए जो टीम बना रहे हैं, तंत्र बना रहे हैं, वही संगठन कहलाता है। संगठन विभिन्न व्यक्ति समूह और विभागों में प्रभावपूर्ण समाकुलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला है और जिसके माध्यम से संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है? जो विभिन्न विभागों में उसे समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो उचित कर्मचारियों को खोजना और उन्हें उचित पद पर रखना। तो इस यहाँ पर कर्मचारियों का एक टीम। जेई मिलवर्ड के अनुसार कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर समन्वय संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर समन्वय संगठन कहलाता है। कार्य का और कर्मचारी के साथ अगर मिलान हो जाए ना तो उसे ही संगठन कहते हैं। जिस तरह के व्यक्ति होंगे उस तरह का अगर उन्हें काम मिल जाए ना तो उसे ही संगठन कहे जाते हैं। हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तो इस तरह से हमारा संगठन का अर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्च स्तरीय प्रबंध के दो कार्य क्या हैं? तो उच्च स्तरीय प्रबंध के संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। पहला क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के दो कार्य। पहला संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंध का जो कार्य है वो संस्था के उद्देश्यों को पहला उद्देश्य निर्धारित करना और दूसरा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय द्वारा नीतियों का निर्धारण करना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के दो कार्य में पहला उद्देश्य का निर्धारण और दूसरा होता है नीति निर्धारण। दूसरा क्या होता है? नीतियों का निर्धारण करना। नीतियों का निर्धारण करना यह हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध का उद्देश्य। अगर आपसे यह दो लाइन में बोला जाए जो उच्च स्तरीय प्रबंध के दो कार्य बताइए तो पहले उद्देश्य का निर्धारण करना और दूसरा नीतियों का निर्धारण करना। अब तो याद हो जाएगा नीतियों का निर्धारण करना। ठीक है। अब हम लोग जाते हैं निजीकरण किसे कहते हैं? तो निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व में लाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र में एक व्यवसाय उद्यम स्थापित करना भी निजीकरण है। 51% से अधिक सरकारी स्वामित्व में कमी आने के परिणाम स्वरूप निजी में उद्यम में स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ है। अब देखिए निजीकरण के विषय में क्या दे, जिस पर 51% सरकार का अधिकार न हो तो वह निजीकरण कहलाता है। निजीकरण में क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का अगर कोई उपक्रम है उसे
पूर्णतया या अंशतः निजी स्वामित्व यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे देना। निजी, वो पहले सरकारी संस्था था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दे या आधे से ज़्यादा निजी व्यक्ति के हाथ में दे दे तो उसे निजीकरण कहते हैं। सिंपल सा है। निजीकरण किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूप से वह निजी व्यक्ति के हाथ में दे दे या आधे से अधिक निजी व्यक्ति के हाथ में दे दे तो वो निजीकरण संस्था निजीकरण कहलाता है। लेकिन वो पहले क्या था? तो वो पहले सरकारी संस्था था। पहले वो क्या था? सरकारी संस्था था। उसको हम क्या किए? तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में वह कार्य दे दिए। अब है 15, उद्यमिता या साहसिक कार्यों का अर्थ कार्यों को देखना, विनियोग करना, उत्पादन के अवसरों को देखना या उपक्रम को संगठित करना या नई विधि से उत्पादन करना, पूंजी प्राप्त करना, श्रम और सामग्री को एकत्रित करना, उच्च पद के अधिकारी प्रबंधकों का चयन संगठन के दिन प्रतिदिन कार्यों को करेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर उद्यमिता क्या है। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता क्या है। उद्यमिता साहसिक कार्यों का अर्थ है कार्यों को देखना, विनियोग करना, उत्पादन के अवसरों को देखना, उपक्रम को संगठित करना, नई विधि से उत्पादन करना, पूंजी प्राप्त करना, श्रम सामग्री को एकत्रित करना, उच्च पद के अधिकारी प्रबंधकों का चयन जो संगठन के दिन प्रतिदिन कार्यों को करेंगे। उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता या साहसिक जो होता है कार्यों को देखना, विनियोग करना, उत्पादन के अवसरों को देखना, उपक्रम को संगठित करना या नई विधि से उत्पादन करना, पूंजी प्राप्त करना, श्रम और सामग्री को एकत्रित करना, उच्च पद के अधिकारी प्रबंधकों का चयन जो संगठन के दिन प्रतिदिन कार्यों को, यानी उद्यमिता का मतलब हो गया क्या? जो उद्यमी के द्वारा किया गया कार्य। तो उद्यमी क्या करता है? उद्यमी मतलब हो गया जो व्यवसाय को शुरू करता है, कोई व्यक्ति को कहा जाता है। तो उसका जो गुण होता है ना, वो कार्य को देखता है, विनियोग करना जानता है, उत्पादन के अवसरों को खोजता है, उपक्रम को संगठित करता है, नई विधि से उत्पादन करता है, पूंजी कहाँ से मिलेगा, लेबर कहाँ से आएगा, सामग्री को एकत्रित करना, उच्च पद के अधिकारी और प्रबंधकों का चयन जो संगठन के दिन प्रतिदिन कार्यों को करेंगे, यह उद्यमिता कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन 16 नंबर है, लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के मामलों को निपटाया जाता है। लोक अदालत किसे कहते हैं? जिसमें लोगों का अदालत जिसको कहा जाए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के मामलों को निपटाया जाता है। आमतौर पर लोक अदालत ग्रामीण क्षेत्र में ही पाया जाता है। लोगों का अदालत जहां लोग आपस में मिल करके किसी कार्य को निपटा लेते हैं, किसी भाइयों के झगड़ा को निपटा लेते हैं, उसे आमतौर पर लोक अदालत, जबकि यह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पाए जाते हैं। इसके बाद है इको चिन्ह के बारे में अगला क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर है। इको चिन्ह योजना क्या है? इको चिन्ह योजना क्या है? इको चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह प्रमाणित चिन्ह उन वस्तुओं को दिया जाता है जो ISI के मानकों के अनुरूप होते हैं, दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। यह मानकीकरण चिन्ह पेपर बैग, जूट बैग, प्लास्टिक या डिटर्जेंट आदि पर दिया जाता है। इको चिन्ह जो होता है ना, बिजनेस का एक ISI मार्क की तरह होता है। जो उत्पाद किया जाता है उसके पैकेजिंग वाले पैकेट पर इसको लगा दिया जाता है। यह मानकीकरण चिन्ह पेपर बैग पर, जूट बैग पर, प्लास्टिक बैग पर, डिटर्जेंट आदि पर दिया जाता है। इसे इको चिन्ह क्या होता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है। यह प्रमाणित चिन्ह है। यह जो है वो भारत सरकार के द्वारा यह मान्यता प्राप्त चिन्ह है, जो ISI मार्क के नाम से भी आप उसको कह सकते हैं। इसको आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं। यह थैलों के ऊपर लगा दिया जाता है।
अगला देखिएगा इसके बाद, विज्ञापन किसे कहते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विज्ञापन विक्रय प्रवर्तन के सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों में से एक है। विज्ञापन एक ऐसी अव्यक्तिगत विक्रय कला है जिसमें एक निश्चित प्रायोजक द्वारा उत्पादों, सेवाओं, विचारों की सूचना दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो वस्तु को तैयार करता है ना, वह अपने उत्पाद के बारे में दूसरे लोगों को जानकारी देता है, जिसके लिए भुगतान भी किया जाता है। और जब वो उसका जानकारी देता है तो उसके लिए उसके बदले उसको पैसा मिलता है। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन एक ऐसी क्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं संबंधित व्यवसाय के गैर व्यक्तिगत संपर्क ग्राहकों के साथ स्थापित करता है। विज्ञापन का सबसे सामान्य विधि है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन या रेडियो। क्या दिया, विज्ञापन जो है विक्रय प्रवर्तन के सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों में से एक है। विज्ञापन एक ऐसी अव्यक्तिगत विक्रय कला है जिसमें एक निश्चित प्रायोजक, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर द्वारा उत्पादों, सेवाओं, विचारों की सूचना दी जाती है। इसमें क्या करना है, यह विज्ञापन करने वाला कोई और होता है, जिसको हम लोग अपने उत्पाद के बारे में, सेवा के बारे में या विचारों को उसको कहते हैं जी यह आप जनता तक भेज दीजिए, उसके लिए उसको रुपया दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन एक ऐसी क्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं संबंधित व्यवसाय की गैर व्यक्तिगत संपर्क ग्राहकों के साथ, अब उसके साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। किसी वस्तु को बेचने के लिए कंपनी का सीधा संपर्क ग्राहक से नहीं होता है, तो विज्ञापन के माध्यम से उससे संपर्क स्थापित किया जाता है। यह विज्ञापन किया कैसे जाता है, तो समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला जो पॉइंट हो जाएगा, पी वाइट के अनुसार, विज्ञापन एक क्रय किया गया प्रचार है जो किसी उत्पाद के वितरण, उपभोग को सुरक्षित करने, बनाए रखने या बढ़ाने की निश्चित योजना के अनुसार निर्देशित होता है। पीटर ड्रकर के अनुसार, विज्ञापन न केवल हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निभाता है, अपितु यह जीवन का एक रंगीन और वास्तविक पहलू है। विज्ञापन के क्षेत्र जुड़े कई लोग निष्पक्ष कार्य करते हैं और वे हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से हमने विज्ञापन के बारे में बताया। ये 1 से 18 तक हमने क्वेश्चन आपको समझाया, और 1 से 18 तक के बाद जो 19 से 30 रह गया वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।